हेलो बच्चों, आज हम चैप्टर नंबर 2 क्लास 12th सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स को शुरू करते हैं। फ्लावरिंग प्लांट्स मीन्स एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से हम शुरू करते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? इसकी डिफाइन आप चैप्टर नंबर 1 रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स में भी पढ़ चुके हैं। वापस हम इसकी डिफाइन देखते हैं। It is the process of development of new organisms from two parents through fusion of male and female gametes. यह एक प्रोसेस होता है जिसमें टू पेरेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं तथा मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होता है और एक न्यू ऑर्गेनिज्म बनता है। द फ्लावर इज द मेन स्ट्रक्चर कंसर्न विथ रिप्रोडक्शन। एंजियोस्पर्मिक प्लांट के अंदर फ्लावर जो होता है वो मेन स्ट्रक्चर होता है जो कि रिप्रोडक्शन से रिलेशन रखता है। द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और द स्पोरोफिल्स आर प्रोड्यूस्ड विद इन द फ्लावर्स। एंजियोस्पर्मिक प्लांट के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, जिन्हें आप स्पोरोफिल्स के नाम से भी जान सकते हैं, बोल सकते हैं, वो फ्लावर के अंदर प्रोड्यूस किए जाते हैं। आगे हम पार्ट्स ऑफ ए फ्लावर की बात करते हैं। एक फ्लावर के अंदर 4 वूल होते हैं। कैलिक्स, जिन्हें आप सिपल्स भी बोल सकते हैं, कोरोला, जिन्हें आप पीटल्स भी बोल सकते हैं, एंड्रोसियम जो कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, गाइनोसियम जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं। तो ये 4 वूल एक फ्लावर के अंदर पाए जाते हैं। फंक्शन ऑफ कैलिक्स और सिपल्स प्रोटेक्ट्स द बर्ड। कैलिक्स और सिपल्स का इंपॉर्टेंट फंक्शन ये होता है कि ये बर्ड को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। फंक्शन ऑफ कोरोला की हम बात करें या पिटल्स की हम बात करें, जो कि कलरफुल होते हैं, अट्रैक्ट इंसेक्ट्स बाय इट्स कलर। कलरफुल होने की वजह से ये इंसेक्ट को अट्रैक्ट करते हैं और एंजियोस्पर्मिक प्लांट में पॉलिनेशन करवाते हैं। इंसेक्ट के द्वारा पॉलिनेशन को हम एंटोमोफिली कहते हैं। आगे इस चैप्टर में हम इसे पढ़ेंगे। ये एक टिपिकल एंजियोस्पर्मिक फ्लावर का डायग्राम है। आप सभी स्टूडेंट्स इस डायग्राम को मेक करने की प्रैक्टिस करेंगे। लेबल डायग्राम आपको बनाना है, बहुत अच्छे से बनाना है और इस डायग्राम के वेरियस पार्ट आप लर्न करेंगे। फ्लावर ए मॉडिफाइड शूट, फ्लावर जो होता है वो शूट का ही मॉडिफिकेशन होता है। रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ऑफ एंजियोस्पर्म, और फ्लावर जो है वो एंजियोस्पर्मिक प्लांट का एक रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है। डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलस ऑफ ए फ्लावर। यहाँ पर एलस लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन बताया हुआ है फ्लावर का, तो आप सभी बच्चे इसे बनाने की प्रैक्टिस करेंगे। आगे हम बात करते हैं। द होल प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 स्टेप्स। जो पूरा प्रोसेस है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एंजियोस्पर्मिक प्लांट के अंदर, उसे हम 3 स्टेप में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट इज प्री फर्टिलाइजेशन, सेकेंड इज डबल फर्टिलाइजेशन एंड थर्ड इज पोस्ट फर्टिलाइजेशन। आगे मैं पहली स्टेप शुरू करता हूँ, प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट्स। प्री फर्टिलाइजेशन में कौन कौन से स्ट्रक्चर पार्टिसिपेट करेंगे और कौन कौन से इवेंट्स होगी उसकी हम बात करते हैं। हार्मोनल एंड स्ट्रक्चरल चेंजेस इन प्लांट्स लीड्स टू डेवलपमेंट ऑफ फ्लावर। प्लांट्स के अंदर हार्मोनल चेंजेस होते हैं और स्ट्रक्चरल चेंजेस होते हैं, जिसकी वजह से फ्लावर का डेवलपमेंट पाया जाता है। एंड्रोसियम कंसिस्ट ऑफ ए वूल ऑफ स्टेमन्स रिप्रेजेंट्स मेल सेक्स ऑर्गन। एंड्रोसियम के अंदर एक वूल पाया जाता है जिसे स्टेमन कहते हैं, जो कि मेल सेक्स ऑर्गन है। गाइनोसियम रिप्रेजेंट्स द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। गाइनोसियम फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को रिप्रेजेंट करता है, जैसा कि आप पहले भी पढ़ चुके हैं। आगे स्टेमन, माइक्रोस्पोरेंजियम एंड पोलन ग्रैंड की हम बात करते हैं। टिपिकल स्टेमन कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स। एक टिपिकल स्टेमन की बात करें तो उसके 2 भाग होते हैं। लॉन्ग एंड स्लेंडर स्टॉक, एक लंबा और पतला थिन स्टॉक होता है, कॉल्ड फिलामेंट, जिसे हम फिलामेंट बोलेंगे। आगे डायग्राम भी अभी हम देखेंगे। एंड टर्मिनल बाइलॉब्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड एंथर, और टर्मिनल एक बाइलॉब्ड स्ट्रक्चर होता है जिसे हम एंथर बोलेंगे। एंथर बाइलॉब्ड होता है। ए टिपिकल एंजियोस्पर्म एंथर इज बाइलॉब्ड। ईच लोब हैव 2 थीका, दैट इज डाइथिकस। प्रत्येक लोब में 2 थीका होते हैं। एक कनेक्टिव टिश्यू होता है, इसलिए इसे डाइथिकस कहते हैं। Each anther contains 4 microsporangia located at the corners, 2 in each lobe.
प्रत्येक एंथर के अंदर 4 माइक्रोस्पोरेंजिया जो कि कॉर्नर पे लोकेटेड होते हैं और प्रत्येक लोब में 2 पाए जाते हैं। माइक्रोस्पोरेंजिया बिकम पोलन सेक्स। माइक्रोस्पोरेंजिया आगे पोलन सेक्स का निर्माण करते हैं एंड आर पैक्ड विथ पोलन ग्रेन्स, और जिसके अंदर पोलन ग्रेन्स पैक्ड पाए जाते हैं। ये आपका स्ट्रक्चर है एंथर का, जैसा कि आपको दिख ही रहा है। फिलामेंट नीचे की तरफ है, एंथर ऊपर आपको बाइलोब्ड दिख रहा है, 2 लोब है उसके। फिर पोलन सेक भी आपको दिख रहे हैं और पोलन सेक के अंदर पोलन ग्रेन बनते हैं। तो आप ये डायग्राम बनाने की अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे स्टूडेंट्स। आगे हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोरेंजियम का स्ट्रक्चर। ईच माइक्रोस्पोरेंजियम सराउंडेड बाय 4 वॉल लेयर्स। प्रत्येक माइक्रोस्पोरेंजियम जो है वो 4 वॉल लेयर से सराउंड पाया जाता है, या माइक्रोस्पोरेंजियम में 4 लेयर पाई जाती है। सबसे पहली लेयर का नाम है एपिडर्मिस, दूसरी लेयर का नाम होता है एंडोथीशियम, तीसरी लेयर है मिडिल लेयर और चौथी लेयर है टैपिटम। एपिडर्मिस की यदि हम बात करें तो एक सिंगल लेयर होती है सेल्स की, जो कि फंक्शन में प्रोटेक्टिव होती है, ये प्रोटेक्शन देने का काम करती है। एंडोथीशियम की यदि हम बात करें तो ये भी एक सिंगल लेयर्ड है, जो कि सेकेंडली पाई जाएगी, और इसके अंदर सेलुलोज, पैक्टिन और लिग्निन की थिकनिंग पाई जाती है। इसका फंक्शन है इट हेल्प्स इन एंथर डिहाइसेंस। ये एंथर के डिहाइसेंस में मदद करती है। एंथर जब फटता है जिससे पोलन ग्रेन रिलीज होते हैं उसको डिहाइसेंस अपन कहेंगे। फिर अपन मिडिल लेयर की बात करते हैं। मिडिल लेयर जो है ऐसी लेयर है जो कि एंथर के मैच्योरिटी के टाइम डिजनरेट हो जाती है। और फिर लास्ट चौथी लेयर हमारे पास टेपिटम। द इनर मोस्ट लेयर इज टेपिटम। सबसे अंदर की जो लेयर होती है उसे हम टेपिटम कहेंगे, विच इज़ मल्टी न्यूक्लिएटेड, जो कि मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है। और मल्टी न्यूक्लिएटेड होने के साथ साथ ये पॉलीप्लॉइड भी होती है। आप याद रखेंगे, इट इज़ पॉलीप्लॉइड लेयर। इट नॉरिशेज द डेवलपिंग पोलन ग्रेन। सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है टेपिटम का कि ये डेवलपिंग पोलन ग्रेन को नॉरिशमेंट देने का फंक्शन करती है। द सेंटर ऑफ ईच माइक्रोस्पोरेंजियम कंटेन होमोजेनस सेल्स कॉल्ड स्पोरोजेनस टिश्यूज। जो सेंटर होता है माइक्रोस्पोरेंजियम का, वहाँ पर होमोजेनस सेल्स पाई जाती है, और इन होमोजेनस सेल्स को हम स्पोरोजेनस टिश्यूज के नाम से जानते हैं। जैसा कि आपको डायग्राम में भी बताया हुआ है, स्पोरोजेनस टिश्यू बिल्कुल सेंटर में आपको दिखाई दे रहा है, कनेक्टिव आपको दिख रहा है, इसीलिए ये डाइथिकस एंथर है। एपिडर्मिस लेयर है आपके पास, एंडोथीशियम लेयर है और टेपिटम है। उसके बाद एक इनलार्ज व्यू ऑफ ए माइक्रोस्पोरेंजियम शोइंग वॉल लेयर्स भी दिखाया गया है। तो स्टूडेंट्स आप इस डायग्राम की भी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट ये एक मैच्योर डिहाइज्ड एंथर है। जब एंथर मैच्योर हो जाता है तब वो डिहाइज होगा और पोलन ग्रेन को फ्री करवाएगा। तो पोलन ग्रेन आपको दिख रहे हैं, पोलन ग्रेन यहाँ से फ्री हो जाएंगे एयर के अंदर। आगे हम बात करते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। व्हाट इज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस? द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स फ्रॉम पोलन मदर सेल। पोलन मदर सेल के द्वारा माइक्रोस्पोर्स का फॉर्मेशन माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहा जाता है। इसमें म्योसिस होता है। म्योसिस के द्वारा माइक्रोस्पोर्स का पीएमसी सेल्स के द्वारा फॉर्मेशन होता है। द स्पोरोजेनस टिश्यू ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम डिफरेंशिएट इनटू माइक्रोस्पोर मदर सेल और पोलन मदर सेल। तो आप याद रखेंगे, माइक्रोस्पोरेंजियम का जो स्पोरोजेनस टिश्यू है वो माइक्रोस्पोर मदर सेल या पोलन मदर सेल में डिफरेंशिएट हो जाता है। ईच माइक्रोस्पोर मदर सेल अंडरगोज म्योसिस। उसके बाद प्रत्येक माइक्रोस्पोर मदर सेल जो है, पोलन मदर सेल जो है, वो म्योसिस के अंदर जाती है एंड गिव्स राइज टू हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर टेट्राड, और हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर टेट्राड बनाती है। ऑन डिहाइड्रेशन माइक्रोस्पोर टेट्राड डिसोसिएटेड टू फॉर्म 4 माइक्रोस्पोर्स। डिहाइड्रेशन के बाद, उनसे पानी निकल जाने के बाद, ये माइक्रोस्पोर टेट्राड डिसोसिएट हो जाते हैं और 4 माइक्रोस्पोर्स बनाते हैं। ईच माइक्रोस्पोर डेवलप्ड इनटू ए पोलन ग्रेन। और प्रत्येक माइक्रोस्पोर जो है आगे जाके पोलन ग्रेन में डेवलप हो जाता है। व्हाट इज पोलन ग्रेन? पोलन ग्रेन रिप्रेजेंट्स द मेल गैमेटोफाइट्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, आप याद रखेंगे कि पोलन ग्रेन जो है वो मेल गैमेटोफाइट को रिप्रेजेंट करता है। इट इज स्पेरिकल एंड मेजरिंग अबाउट 25 to 50 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। स्पेरिकल होते हैं ये शेप में, और इनका डायमीटर अगर अपन देखें तो 25 to 50 माइक्रोमीटर होता है। इट इज़ कवर्ड बाय 2 लेयर्स। इसके ऊपर 2 लेयर पाई जाती है। द हार्ड आउटर लेयर कॉल्ड द एक्साइन। बाहर की जो हार्ड लेयर होती है उसे हम एक्साइन बोलते हैं। इट इज़ मेड अप ऑफ स्पोरोपोलेनिन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
ये एक्साइन लेयर जो है स्पोरोपोलेनिन की बनी हुई होती है, विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल नॉन, जो कि एक मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल है। इट कैन विथ स्टैंड हाई टेम्परेचर, ये हाई टेम्परेचर के साथ भी विथ स्टैंड करता है, एंड स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड एल्कली, स्ट्रॉन्ग एसिड और एल्कली का भी इसके ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं होता है। दिस इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ प्लांट किंगडम। एनिमल किंगडम का हार्डेस्ट सब्सटेंस भी आपको पता होना चाहिए, हमारे दांतों में पाया जाने वाला इनेमल। नो एंजाइम कैन डिग्रेड स्पोरोपोलेनिन इज सो फार नोन। ऐसा कोई एंजाइम आज दिन तक पता नहीं किया गया है जो कि स्पोरोपोलेनिन को डिग्रेड कर दे। द एक्साइन हैज प्रोमिनेंट अपर्चर्स कॉल्ड जम पोर वेयर स्पोरोपोलेनिन इज एब्सेंट। एक्साइन लेयर के ऊपर थोड़े थोड़े अंतराल में जम पोर्स पाए जाते हैं और जम पोर वाले भाग में स्पोरोपोलेनिन एब्सेंट होता है। एक्साइन लेयर पर ही जर्म पोर होते हैं जहाँ पर स्पोरोपोलेनिन एब्सेंट है। द इनर वॉल ऑफ पोलन ग्रेन इज कॉल्ड इंटाइन। जो अंदर की लेयर होती है उसे हम इंटाइन बोलेंगे, अंदर की जो वॉल होती है उसे हम इंटाइन कहेंगे। इट इज़ थिन एंड कंटिन्यूस लेयर मेड ऑफ सेलुलोज एंड पैक्टिन। ये पतली होती है, कंटिन्यूस लेयर के रूप में होती है और सेलुलोज और पैक्टिन की बनी हुई होती है। ऑन मैच्योरिटी द पोलन ग्रेन कंटेन्स 2 सेल्स। मैच्योरिटी के बाद पोलन ग्रेन्स के अंदर 2 सेल्स बन जाती है, द वेजिटेटिव सेल्स एंड जनरेटिव सेल। द वेजिटेटिव सेल इज बिगर, वेजिटेटिव सेल जनरेटिव सेल से बड़ी होती है, हैज़ अबंडेंट फूड रिजर्व, और उसके अंदर फूड रिजर्व पाया जाता है भरपूर मात्रा में, एंड ए लार्ज रेगुलरली शेप्ड न्यूक्लियस, और एक बड़ा न्यूक्लियस होता है जो कि इरेगुलर शेप होता है। द जनरेटिव सेल इज स्मॉल, जनरेटिव सेल छोटी होती है, एंड फ्लोट्स इन द साइटोप्लाज्म ऑफ वेजिटेटिव सेल, और ये वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में फ्लोट करती रहती है। इन 60% ऑफ एंजियोस्पर्म, 60% एंजियोस्पर्म में हम देखें, पोलन ग्रेन्स आर शेड एट दिस 2 सेल स्टेज। पोलन ग्रेन जो है इसी 2 सेल स्टेज में शेड हो जाते हैं, गिर जाते हैं। इन अदर्स द जनरेटिव सेल डिवाइड्स माइटोटिकली, लेकिन कुछ 40% एंजियोस्पर्म में जनरेटिव सेल्स जो है वो माइटोटिकली डिवाइड हो जाती है टू फॉर्म 2 मेल गैमेट्स, और 2 मेल गैमेट का फॉर्मेशन करती है बिफोर पोलन ग्रेन आर शेड, पोलन ग्रेन के शेड होने से पहले, और यहाँ पर 3 सेल स्टेज बन जाती है। तो आप याद रखेंगे 60% एंजियोस्पर्म में पोलन ग्रेन 2 सेल स्टेज में शेड होते हैं, गिरते हैं, और 40% एंजियोस्पर्म में 3 सेल स्टेज में शेड होंगे, जिसके अंदर हम देखेंगे कि जो जनरेटिव सेल है वो 2 मेल गैमेट बनाएगी। ये डायग्राम है आपका पोलन ग्रेन का, ग्रेन ऑफ पोलन। आप बहुत अच्छे तरीके से इस डायग्राम को भी बनाने की प्रैक्टिस करेंगे। डायग्राम जो है स्टूडेंट्स बायोलॉजी में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आप बायोलॉजी को बहुत अच्छे तरीके से समझना चाहते हैं तो आप लोगों की डायग्राम के ऊपर कमांड होनी चाहिए, लेबल डायग्राम के ऊपर। तो आपको दिख रहा है ये पोर, ये जम पोर है जहाँ पर स्पोरोपोलेनिन जो है वो एब्सेंट है। एक्साइन, बाहरी लेयर जो है वो एक्साइन है और अंदर की जो लेयर है वो इंटाइन है। उसके बाद आपको थिकनिंग ऑफ सेलुलोज भी दिख रहा है। आगे हम बात करते हैं इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन की इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है? पोलन ग्रेन में कोज सीवियर एलर्जीज। जब हम किसी गार्डन में जाते हैं या किसी फॉरेस्ट में जाते हैं, वहाँ देखते हैं कि वहाँ पे वेरियस पोलन ग्रेन्स जो है वो उड़ते रहते हैं और वो हमारे नोज में चले जाते हैं, तो वो एलर्जी का कारण बनते हैं, एंड ब्रोंकियल एफ्लिक्शंस, और हमारी श्वसन करने में दिक्कत पैदा करते हैं, हमारी सांस लेने में दिक्कत पैदा करते हैं, हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में दिक्कत पैदा करते हैं। ब्रोंकियल एफ्लिक्शंस का मतलब रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स। इट में कोज क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स लाइक अस्थमा, ब्रोंकाइटिस एटसेट्रा। पोलन ग्रेन्स जो है क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर का कारण भी बनते हैं, जिसमें अस्थमा, ब्रोंकाइटिस मेन है। पोलन ग्रेन ऑफ पार्थिनियम एंड कैरेट ग्रास कॉजेज पोलन एलर्जी। पोलन ग्रेन जो है पार्थिनियम और कैरेट ग्रास, कांग्रेस ग्रास, वो मेनली एलर्जी पैदा करते हैं। पार्थिनियम आप जगह जगह पर सड़कों पे लगी हुई देख सकते हैं। पोलन ग्रेन्स आर रिच इन न्यूट्रिएंट्स। पोलन ग्रेन्स के अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स भी पाए जाते हैं, हैंस यूज्ड एज पोलन टैबलेट्स फॉर फूड सप्लीमेंट। इसलिए इनसे पोलन टैबलेट्स बनाई जाती है जो कि फूड सप्लीमेंट का काम करती है। पोलन कंजप्शन इंक्रीज परफॉर्मेंस ऑफ एथलीट्स एंड रेसिंग हॉर्सेस। पोलन का कंजप्शन एथलीट की परफॉर्मेंस को बढ़ा देता है तथा रेस में पार्टिसिपेट करने वाले हॉर्सेस की पावर भी, स्ट्रेंथ भी इससे बढ़ जाती है, क्योंकि इट इज़ फुल ऑफ न्यूट्रिएंट। Pollen grains are the full of nutrients. After shedding, the viability depends on temperature and humidity. शेड होने के बाद, गिरने के बाद इनकी वायबिलिटी जो है वो टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी के ऊपर डिपेंड करती है। इन वीट एंड राइस द पोलन ग्रेन लॉस वायबिलिटी विद इन 30 मिनट्स ऑफ द रिलीज।
वीट और राइस में पोलन ग्रेन जो है अपनी वायबिलिटी 30 मिनट्स में लूज कर देते हैं गिरने के बाद, रिलीज होने के बाद। बट इन रोजेसी फैमिली, लेग्यूमिनोसी फैमिली एंड सोलेनेसी फैमिली दे रिमेन वायबल फॉर मंथ्स। पोलन ग्रेन जो है वो कई महीनों तक वायबल रहते हैं। पोलन ग्रेन कैन बी प्रिजर्व फॉर ईयर्स इन लिक्विड नाइट्रोजन। पोलन ग्रेन्स को हम कई सालों तक प्रिजर्व कर सकते हैं लिक्विड नाइट्रोजन में, जिसे क्रायो प्रिजर्वेशन के नाम से भी हम जानते हैं। और लिक्विड नाइट्रोजन का जो टेम्परेचर होता है वो आप लोग लर्न करेंगे -196 डिग्री सेंटीग्रेड। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स का ये पहला पार्ट हमने पढ़ा है। आगे का पार्ट बहुत जल्दी मैं मेरे इस चैनल पर अपलोड करूँगा। उससे पहले आप इस पार्ट को बहुत अच्छे ढंग से पढ़िए। थैंक यू वेरी मच।